अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पार्टी पल भर में जमीन बोस हो चुकी है। उनके लिए मर मिटने के दावे करने वाले एक एक करके उन्हें छोड़ते चले जा चुके हैं और जो बाकी बच गए हैं वो भी मुनासिब मौके की तलाश में दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई के सदर परवेज इलाही जो कुछ दिन कबल तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गुण गा रहे थे और डट कर खड़े होने का ऐलान कर रहे थे, वो चंद दिन की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद कमजोर पड़ते हुए महसूस हो रहे हैं और वापसी की राहें तलाश कर रहे हैं। आज इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है और लग रहा है कि काफ लीग और चौधरी परवेज इलाही में बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। आज सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे चौधरी सालिक हुसैन ने कैंप जेल में परवेज इलाही के साथ तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात की है और इस मुलाकात में सियासी हालात बारे भी गुफ्तगू की गई है, जिसके बाद कयास आराइयां जारी हैं कि किसी भी वक्त परवेज इलाही तहरीक इंसाफ छोड़कर दोबारा काफ लीग में शामिल हो जाएंगे। जबकि स्पेन में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाले उनके बेटे मुनिस इलाही आज भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आईजी जेल खाना जात खुद चौधरी शुजात और सालिक हुसैन को मिलवाने लेकर गए हैं, मगर वकीलों और वालिदा को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। अब ये हमें कहेंगे कि इस हफ्ते के ख़ानदान वालों की मुलाकात करा दी गई है। पार्टी की टूट फूट की बुनियादी वजह सानिया 9 मई बताई जा रही है, अब जो कुछ पीटीआई में हो रहा है। लेकिन उससे पहले परवेज इलाही साहब की आज की मुलाकात से पहले उनका एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया। पार्टी की टूट फूट की बुनियादी वजह तो सानिया 9 मई बताई जा रही है, लेकिन 9 मई के अलावा भी बहुत सी ऐसी वजूहात है जिससे इस जमात के कई रहनुमा बददिल थे और इस सानहे से कबल ही पार्टी को खैरबाद कह चुके थे। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल है, उससे पहले मुनिस इलाही साहब ने एक और ट्वीट की। जिस वक्त ये मुलाकात हुई है तो वो तरदीद कर रहे हैं कि काफ लीग में वापसी हो जाएगी चौधरी परवेज इलाही की। वो अब फिर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और हिस्सा रहेंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासतौर पे आज की इस मुलाकात को लेकर। इससे पहले का पैटर्न तो ये रहा है कि गिरफ्तारी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद राइट लेफ्ट हो जाते हैं। इस केस में क्या होगा, और पर्टिकुलरली जो एक तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, दूसरी तरफ परवेज़ खटक है। आज असद उमर की मुलाकात खुद इमरान खान से अहाता अदालत में भी हुई, कमरा अदालत में भी हुई, एक दूसरे से मुसाफा भी किया और उसके बाद बैठने को असद उमर ने कहा, लेकिन इमरान खान रोस्टम पर चले गए। उसके बाद सहाफ़ियों की जानिब से असद उमर से भी सवालात की बौछार की गई। अब डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कौन कहाँ अलाइन हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहा भी है और मेरा ख्याल लिखा भी है, लेकिन आप ही कंफर्म कर दें। मैं किसी जगह पे ये स्टेटमेंट देख रहा था कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं है या आपने फैसला तब्दील कर लिया है, तो असल खबर क्या है सर? हो रही है कि देखिए, जब वो वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं या कोई भी जो ज्वाइन करेंगे, देखिए मेन चीज है कि वर्किंग पूरी हो जाए, क्योंकि देखिए पंजाब के केपीके के और सिंध के डायनामिक्स बहुत फर्क है। मैं वहाँ पे मेरी ऑलरेडी नेगोशिएशन भी हो रही है, बातें भी हो रही है, क्योंकि अली खान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। अभी मेरी कल ओन चौधरी साहब से भी बात हुई, जहांगीर तरीन साहब से बात हुई। सिर्फ डायनामिक्स को हम वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर उस डायनामिक्स, उसकी वजह ये देखे ना, मुझे देखना है कि मेरे साथ कितने लोग होंगे, कौन कौन होगा, क्या मंशूर होगा, किस किस्म से होगा, उसके बाद ही मैं ज्वाइन करूंगा ना। मैं कोई स्टेटमेंट वेट देना नहीं चाह रहा हूँ मेरे, और ना मैं इस वक्त किसी और पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, तो मैं अपने आप को बिल्कुल इस वक्त ओपन रख रहा हूँ। 1-2 दिन में मैं फैसला कर लूंगा, क्योंकि जब चीजें क्लियर नहीं हो जाती ना तो ज्वाइन करना, स्टेटमेंट देना कि ज्वाइन कर लिया, ये जो है मैं कहूंगा कि मुनासिब नहीं होता। एज ऑफ नाउ आपकी पोजीशन ये है कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान के ना तो मेंबर हैं और ना ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है। पीटीआई को आप खैर बात कह चुके हैं, बट यू हैवंट डिसाइडेड येट कि आप किस पार्टी पे जाएंगे, ऐसे ही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, पीटीआई को मैंने ओपनली खैर बात कर चुका हूँ। मैं 2 कश्तियों में पैर रख के सवार नहीं होना चाहता हूँ। मैं जिस पार्टी में जाऊंगा, किसी एक पार्टी में जाऊंगा, मगर पीटीआई को मैंने ऑफिशियली ओपनली मैं बता रहा हूँ, मैं खैर बात कह चुका हूँ। एंड व्हाट अबाउट योर फेलो सर, वो फवाद चौधरी हो, वो इमरान इस्माइल हो, अली जैदी हो, पर्टिकुलरली ये भी सिंध से हैं, इनका स्टेटस क्या है इस वक्त? देखिए, इमरान इस्माइल और अली जैदी का सेटअप भी अभी तक मैं सिंध के क्योंकि है, मैं कह सकता हूँ वो क्लेरिफाई नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसको क्लेरिफाई में टाइम लगेगा। बाकी जो है, मैं फवाद चौधरी साहब के बारे में इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि पंजाब का सेटअप तकरीबन मुकम्मल है, वहाँ तो एक्टिविटीज भी शुरू हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब इसके ऊपर खुद रोशनी बेहतर डाल सकेंगे।
ठीक, अच्छा मुझे ये बताइए कि वाइस चेयरमैन पीटीआई भी रिलीज हो गए जेल से, इमरान खान से मुलाकातें भी कर रहे हैं, असद उमर की भी मुलाकात हुई, उन्होंने पार्टी को खैर बात नहीं कहा था, लेकिन अभी जो पार्टी सदर हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है आज चौधरी शुजात से और चौधरी सालिक हुसैन से। इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि परवेज इलाही साहब पीटीआई के साथ ही जाएंगे या काफ लीग में दोबारा वापसी का सफर भी हो सकता है? देखिए, ये मेरा अपना नजरिया है, मेरे हिसाब से वो काफ लीग में वापस चले जाएंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए पीटीआई का ये इस वक्त जो है, जो 9 मई के बाद जो है ना, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को जो है अलहदगी इसलिए इख्तियार की क्योंकि डायरेक्ट फौज के ऊपर कंसंट्रेशन कोई भी मुहब्ब वतन पाकिस्तानी लेना नहीं चाहता। और मोनस इलाही साहब अभी भी ट्वीट ये कर रहे हैं कि पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई का हिस्सा है, पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। आपको लगता है कि वो क्योंकि बाहर बैठे हुए ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं है इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आप देखें ना, जो ऑब्वियसली मोनस इलाही उनके सामने हैं, तो बेहतर हो सकता है वो जवाब दे सके। और उनका नजरिया, मैं कहा था चौधरी साहब जब होंगे उनका नजरिया हो सकता है मुख्तलिफ हो आप साहबजादे से, क्योंकि उनका तजुर्बा चौधरी साहब का बड़ा वसी तजुर्बा है साहबजादे के मुकाबले में। तो वो देखेंगे डायनामिक्स कहाँ जा रहे हैं। उसकी वजह ये है, देखिए ये जो 9 मई का वाक़या हुआ ये 75 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ। ठीक, और दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, ख़ासतौर पे जहांगीर तरीन साहब का लंदन में मौजूद होना और फिर ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल के हवाले से जो फैसले, ओन चौधरी तो क्योंकि कैबिनेट का हिस्सा भी था, वो कह रहे हैं कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहेंगे, मुस्ताफ़ी हो जाए फौरी तौर पर। इन डेवलपमेंट से भी आप वाकिफ़ हैं? देखिए, आपको देखिए मैं आपको बताऊँ, पंजाब के डायनामिक्स देखे वो भी जो कर रहे हैं ना, वो अभी जो है ओन चौधरी साहब इस वक्त हिस्सा, देखिए बहुत ये तो एक पूरी जो इस वक्त गवर्नमेंट है, पूरी कोलिशन गवर्नमेंट है ना। तो फौज जो है ओन साहब जो है, ओन चौधरी साहब अपना मेरे ख्याल से इस वक्त वो है। उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट सब कंसेंट लेके चल रहे हैं। आप ये देखें ना, 13 जमातें एक साथ चल रही, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर वो आईपीपी में होते हैं और वो हुकूमत का हिस्सा हो, इसमें कौन सी गलत बात है? अच्छा देखिए, आपकी तरफ से कोशिश तो की गई, मतलब इस्तेहकाम पाकिस्तान प्लेटफॉर्म से भी, कि और बहुत से लोग हैं, शाहमूद कुरैशी से भी आपने रब्ता किया, बल्कि जाके मुलाकात की आपने जेल में, लेकिन वो इस तरफ आना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, या जो भी पोजीशन थी। असद उमर साहब की पोजीशन अपनी जगह पर है। परवेज़ खटक साहब के साथ भी रब्ता हुआ जहांगीर तरीन साहब का, और उनके बारे में इत्तलात यह है कि 50 के करीब इलेक्टेबल्स उनके साथ भी हैं केपी से, तो वो शायद कोई ग्रुप लॉन्च करने जा रहे हैं। इज इट ट्रू? देखिए, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा ना, मैं इस वक्त कराची में हूँ और मेन वहाँ पे इस वक्त पंजाब में हो रहा है, इस्लामाबाद में और लाहौर में, तो मैं इस वक्त इन टच नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है सिंध के और कराची के मोडालिटीज को वर्कआउट कर रहा हूँ, ताकि इंशाल्लाह कल होगा या परसों होगा, और उसके बाद मैं अपना फैसला भी इंशाल्लाह ऑफिशियली कर दूंगा, ताकि कुछ चीजें हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर बैठ के करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब आपके वक्त के लिए। महमूद मौलवी साहब मौजूद थे, मुनहरिफ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी अभी अरेंजमेंट नहीं हुई, सेटलमेंट नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई ज़ेर अताब है, और ख़ास तौर पे चेयरमैन पीटीआई के राइट लेफ्ट जो लोग हैं, अब उनके गिर्द भी घेरा तंग होता जा रहा है, सख्त होता जा रहा है। मुबैना तौर पर फराग होगी के अकाउंटेंट का वीडियो मैसेज भी आज सामने आया है, और उसके अंदर वो 70 करोड़ की ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है कि किस तरह करोड़ों की रकम उनके पास आती थी और फिर उस अकाउंट से बराह रास्त फराग होगी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती थी। इस स्टेटमेंट में क्या देखा और सुना जा सकता है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सितारे गर्दिश में है, लेकिन इतने भी नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे अताब आ जाए, जैसे उनसे पहले के सियासतदान आते थे। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्जनों मुकदमात ज़ेरे समाअत है, लेकिन चंद घंटों के अलावा उनकी किसी केस में गिरफ्तारी नहीं हुई। आज भी वो अपने ऊपर कायम 19 मुकदमात में इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए, और तमाम तर मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिल चुका है। माजी में देखें तो ये जो सलूक इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखा जा रहा है, उसका अशरे शेर भी किसी रहनुमा को नसीब ना हुआ। उनके दौर में जब भी कोई इदारा उनके खिलाफ हुआ तो पूरे का पूरा सिस्टम उनको बाहर निकाल फेंकने में मसरूफ हो गया, और तब तक सांस ना लिया जब तक उनको मुकम्मल तौर पर आउट ना किया जा सका। इसके बरखिलाफ बानी तहरीक इंसाफ 9 मई जैसे शरपसंद इक़दामात के बावजूद ना सिर्फ आज़ाद हैं, बल्कि उनको तमाम मुकदमात में रिलीफ हासिल है। बानी तहरीक इंसाफ अब भी रोज़ सोशल मीडिया का सहारा लेकर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके इल्ज़ामात का मौसर जवाब देने में नाकाम है।
वो अब ये चाहते हैं कि उनकी तमाम तर कोताहियों और गलतियों को माफ किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट उन्हें दोबारा से अपना मनपसंद लीडर बना ले। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने अपने खिताब में इन बातों का एतराफ़ किया कि जब से वो इक़्तिदार से महरूम हुए हैं तब से ही वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का असल मसला भी यही है कि वो बिगाड़ते तो पहले हैं और बाद में उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। इस बार उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। इसी तरह जब वो हुकूमत में थे तब भी उनका शिकवा रहता था कि नरेंद्र मोदी उनका फ़ोन नहीं उठाता और लाख कोशिशों के बाद जो बाइडेन उनको फ़ोन नहीं करता। इस्टेब्लिशमेंट के मुसलसल इनकार के बाद उन्होंने आलमी मीडिया में महाज संभाला और मुल्क की सालमियत के बरक्स बयानबाजी की। लॉबिंग के जरिए गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के जरिए मुल्की इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला, लेकिन उन्हें अब मकामी के साथ साथ आलमी तौर पर भी रुसवाई का सामना है। तमाम तर लॉबिंग, दहाइयों मिन्नतों और तरलों के बावजूद आलमी जरीदों ने इमरान खान के मौक़िफ़ को सही मानने से इनकार कर दिया। अब हालात ये हैं कि चेयरमैन पीटीआई का बयानिया गैर मुल्की मीडिया के सामने भी गैर मकबूल होना शुरू हो गया है। रूस के सबसे बड़े मीडिया हाउस आरटी ने भी चेयरमैन पीटीआई से उनके बयान के बरक्स सवालात किए और पूछा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कभी कहते हैं कि मेरे खिलाफ अमेरिका की साजिश थी, कभी जनरल बाजवा का नाम लेते हैं। वो खुद नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ हुआ क्या है, वो उलझन का शिकार है। मीडिया हाउस ने सवाल पूछा कि क्या कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान चला सकता है, क्या किसी मुल्क के लीडर को ऐसा होना चाहिए जो खुद कंफ्यूज हो। इसी तरह अमेरिकी मीडिया हाउस द डिप्लोमेट ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सियासत को सरेआम बेनकाब किया है। द डिप्लोमेट ने सवाल उठाया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हमेशा अदालतों में पेश होने से इनकार किया है, अपने किए हुए जराइम का सामना नहीं किया और 9 मई को जो उन्होंने नफरत अंगेज बयानिया फैलाया उसको भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बल्कि धमकी दी कि अगर उनके खिलाफ कुछ हुआ तो हुकूमत और बाकी सिक्योरिटी इदारे नताइज के जिम्मेदार होंगे। चेयरमैन पीटीआई के पसंदीदा और उनको अहमियत देने वाले जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भी उनके सियासी बयानिए को जमीन बोस करते हुए कहा है कि चेयरमैन पीटीआई आज वही भुगत रहे हैं जो कल उन्होंने अवाम की सोच में जहर भरा था। रूसी के मीडिया हाउस आरटी ने चेयरमैन पीटीआई के नजरिए को बुरी तरह से बेनकाब करते हुए कहा है कि आज आप जमहूरियत की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझ पर कातिलाना हमले किए गए। जब आपकी हुकूमत थी तो तब आपने बेनज़ीर कत्ल केस पर बात क्यों नहीं की? उन पर भी तो कातिलाना हमला हुआ था। रूसी के मीडिया हाउस ने चेयरमैन पीटीआई से सवाल करते हुए कहा कि आज जब आपकी हुकूमत नहीं है तो आप आज़ादी सहाफ़त पर आवाज़ उठा रहे हैं, आप अरशद शरीफ के कत्ल और सहाफ़ी इमरान रियाज की गैर कानूनी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। आप ज़रूर आवाज़ उठाए, लेकिन जब आपके दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ और मीडिया पर जो पाबंदी उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप बतौर वज़ीर आज़म आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप इस सब के खिलाफ आवाज़ उठाते? इंटरनेशनल मीडिया तो ये सवालात आज उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मरकजी क़ियादत कई महीनों से ये बता रही थी कि अमरीकी साजिश समेत दीगर बयानिए सिर्फ ढकोसले हैं। पीडीएम सरबराह ने गुज़श्ता रोज़ एक जलसे से खिताब करते हुए बताया कि बानी तहरीक इंसाफ को उन्हें पार्लियामेंट के जरिए आउट किया, इसीलिए किसी और पर इसका इल्ज़ाम लगाने की जरूरत नहीं है। सरबराह जेयूआई का कहना था कि हमने बिला वजह चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बातें नहीं की, पीटीआई हुकूमत का तख्ता उलट कर फितने की सरकूबी करती गई है। जिसने 1996 से लेकर 2020 तक जनूब एशिया में अपना नेटवर्क और अपना असर रसूख मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन उनके इस एजेंडे और उसके इस मंसूबे के मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा का कारकुन वो सद्द सिकंदरी बना, उसने उनके मंसूबे को पाट पाट कर दिया। खान का तख्ता उलट दिया गया। सिर्फ सरबराह पीडीएम में नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के माजी के साथी रहने वाले आज जब खुलकर मीडिया के सामने वो कहानियां बयान कर रहे हैं जो उस वक्त बता नहीं सकते थे, तो सारे का सारा राज फाश हो रहा है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राइट विंग रहने वाले चेयरमैन पीटीआई के उनके करीबी साथी अलीम खान अब क्या कह रहे हैं? गैंग ऑफ 5 का जिक्र कर रहे हैं। अब इस गैंग ऑफ 5 के गिरद शिकंजा कब सख्त होता है और कब ये तमाम तर किरदार कटहरे में होते हैं, ये तो यकीनन वक्त ही बताएगा। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में भी कहीं ना कहीं दरारों की खबरें सुनने को मिल रही हैं। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ मुश्किलात है, जिसकी वजह से पीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर आज एक खुसूस भी बुलाया गया है। मामला क्या है इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हालात वाक़यात 9 मई के वाक़े के बाद दिनों की बजाय घंटों में तब्दील हो रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उम्मीदवारों ने पार्टी से मुंह मोड़ना शुरू किया, हुकूमती इत्तेहाद की जमातों में भी मुस्तकबिल के हवाले से एक तनाव की कैफियत अया हो रही है। हुकूमत में मौजूद इस वक्त 2 बड़े इत्तेहादी जो तहरीक इंसाफ को गिराने के लिए इकट्ठे हुए थे, जैसे ही तहरीक इंसाफ बैकफुट पर गई है, दोनों हलीफों के दरमियान तलखियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 90 की दहाई के ये दोनों हरीफ जब बगलगीर हो रहे थे तब भी कयास यही था कि ये इत्तेहादी गैर फितरी है। किसी हद तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां शुरू हुई। फिर चेयरमैन पीसीबी और कश्मीर इलेक्शन के बाद वाज़ेह हो गया कि दोनों जमातों में सब ठीक नहीं है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सवार जलसे में बजट पर एतराज़ात उठाए जाने के बाद इत्तेहादी हुकूमत में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि उनकी पार्टी बजट की मंजूरी के लिए उस वक्त तक वोट नहीं दे सकती जब तक बजट के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बजट में सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए फंड्स रखने का वादा किया था, लेकिन उनकी टीम के कुछ अरकान इन वादों को पूरा नहीं कर रहे। ये मुमकिन नहीं है कि वजीर आजम कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो। इंशाअल्लाह ताला हमारा मसाइल एड्रेस होंगे। बिलावल साहब के इस बयान के बाद इस हवाले से कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने वजाहत की और कहा कि हम महाजराई नहीं चाहते, हमने मिलकर काम किया है, पीपल्स पार्टी के वज़रा के साथ मिलकर मसाइल को हल करेंगे। एहसन इकबाल साहब का कहना था कि जुमे को इस हवाले से होने वाली तफसीली मीटिंग में वज़ीर आला सिंध भी शरीक थे। मीटिंग में काफ़ी हद तक रोड मैप बना लिया गया है। बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन आज वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में अहम मुज़ाकरात जारी हैं। इन मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के अलावा एहसन इकबाल और रियाज सादिक, जबकि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शेरी रहमान और शाजिया मरी कर रही हैं। दूसरा अहम मसला इलेक्शंस का है। अब तक तो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की दोनों जमातें इलेक्शंस के मामले पर यकजुबान थी कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होने चाहिए, बल्कि इलेक्शंस को अगले साल तक ले जाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी। लेकिन अब बिलावल साहब ने कहा है कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि हुकूमती इत्तेहाद में मुशावरत खत्म होती जा रही है और सब अपने एजेंडे पर हैं। बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से क्या कहा है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए, जो भी जीते इंशाअल्लाह ताला फिर उनका हक होगा कि वो आपका खिदमत करे। वफाकी हुकूमत ने सैलाब के मुताबिक, सैलाब मुतासरीन के मुताबिक जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म साहब का नियत पे मेरा कोई शक नहीं है, मगर मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं। इसके जवाब में तलाल चौधरी ने सख्त रद्दअमल देते हुए बिलावल भुट्टो का इलेक्शन चैलेंज कबूल किया और कहा है कि नून लीग इलेक्शंस के लिए तैयार है, मगर आम इंतखाबात आज़ाद कश्मीर और मेयर कराची के इलेक्शंस की तरह नहीं होने चाहिए। बजट और इलेक्शंस के मामले के साथ साथ एक और अहम मामला भी है जिस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। जब वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को पीसीबी के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार नामजद किया था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। 7 जून को वज़ीर आज़म से चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी ने मुलाकात की, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ ने वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता एहसान मज़ारी से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता एहसान मज़ारी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी को सिर्फ रीजन्स के इलेक्शंस कराने का मैंडेट दिया गया था, वो खुद ही चेयरमैन पीसीबी के उम्मीदवार बनकर बैठ गए हैं। इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन इस टकराव और इस रिफ्ट पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी शेख साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल आपसे ये कि पीडीएम इत्तेहाद की, मतलब पीपल्स पार्टी तो इत्तेहाद में, पीडीएम इत्तेहाद में नहीं है, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें ज़रूर हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। दोनों में आजकल खासा तनाव दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट्स भी दोनों तरफ से दागे जा रहे हैं, क्या वजह है सर? नहीं, देखिए पाकिस्तान की अलायंस है, हमारी 13 जमातों का अलायंस है और मेन उनमें पार्टियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी है। तो ये तो देखिए, ये तो जब अलायंस होता है ये तो बिल्कुल फॉर्मेलिटी तो कभी भी नहीं होती ना, विद इन पार्टी भी बातचीत होती रहती है, इख्तलाफ है राय तो पार्टियों में होता है। लेकिन ये आप देखिए कि कितना 14 महीने हो गए, वो तो एक पार्टी पीटीआई चला नहीं सके, उनके अपने आज भी 20-22 मेंबर उनसे हट के आज असम्बली में बैठे हैं, जबकि बाकी सारे मेंबर बाहर हैं। तो हमारे यहाँ तो देखिए ना, किसी 1-3.5 साल की हमने जो है अपोजिशन थी, ना कोई पीटीआई का, ना कोई मुस्लिम लीग का, ना कोई पीपल पार्टी। नहीं तो समझा जाए शेख साहब कि अब इलेक्शंस की तैयारी है या इलेक्शंस का बिगल बजने वाला है, इसलिए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर है। जी ये इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि इलेक्शन हर एक ने अपना अपना लड़ना है और हर एक पार्टी ने अपनी अपनी कैंपेन करनी है, कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। देखिए पार्टियां हैं अलग, हम तो सिर्फ यही चाहते, पार्टियों का अलग होना तो एक अच्छी बात है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू और उनके ख्यालात और उनकी मैनिफेस्टो में फ़र्क हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल टर्माइल ना हो, इतना सख्त मुखालफत ना हो कि आप इतनी दुश्मनी पे आ जाएं, एक दूसरे के साथ बैठेंगे ही नहीं। ये हमारे यहाँ नहीं हुआ, जब से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो उनके दरमियान उसके बाद तो कोई ऐसी हमने नहीं देखी।
हम कोशिश करते हैं कि हम यूनिफॉर्मिटी करें। इख्तलाफ होता है, पिछले 13 से 18 के दरमियान पीपल पार्टी अपोजिशन में थी, लेकिन हम वर्किंग रिलेशन हमारे जारी रहे। तो ये होना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी तो आप हुकूमत में हैं, लेकिन वर्किंग रिलेशंस बड़े वीक नजर आ रहे हैं ना। अभी नफीसा शाह साहिबा का स्टेटमेंट ब्रेक पर जाने से पहले भी जो सवाल आपसे कर रहा था कि वो ये कहती हैं कि बड़ा अनरियलिस्टिक बजट आपने प्रेजेंट किया है, हमारे साथ कुछ और कमेंट किया था, और जब बजट प्रेजेंट किया तो उससे ऐसे लगता है कि जैसे आप इलेक्शन बजट के अंदर चले गए जिसकी मुताबिल हमारी इकोनॉमी नहीं हो सकती। देखिए, ये मौजूदा हालात कोई आइडियल हालात नहीं है। इसके बावजूद हमने डायरेक्शन बजट की चेंज की। हमने आम लोगों का, सब ने मिल के कोलिशन ने आम लोगों को फ़ायदा करा। मैं खुद भी इस बजट में शामिल था इन मीटिंग्स में। सबसे पहली बार ये हुआ कि एसएमईज़ को हमने ज़्यादा कर्जे की तरफ हमने कदम बढ़ाया है। हम कह रहे हैं कि आईटी को हम $2 अरब से $3.5 अरब एक्सपोर्ट कर देंगे। हम कह रहे हैं कि 50,000 ट्यूबवेल को हम सोलर पे चलाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक साल में 250 अरब से 450 अरब। नहीं, यही तो वो सवाल कर रहे हैं कि जब आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं था तो कैसे कर सकते हैं। वो आप कर्जे दे रहे हैं जिन्होंने खुद एक्सटर्नल डेट बर्डन इतना ज्यादा है कि नेक्स्ट ईयर में $24 बिलियन जो है वो आपने देने हैं, और आप कर्जे दे रहे हैं। 24 बिलियन डॉलर देने हैं। मैंने अपनी एक तकरीर की है। देखिए, पाकिस्तान ये जो बार बार कह रहे हैं ना, कोई भी इदारा कहे या पाकिस्तानी कहें कि जी हम डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ कितनी है। मैंने अपनी जुमे को तकरीर की है नेशनल असम्बली में, और मैंने वहाँ कहा है कि $4,000 अरब से ज़्यादा हमारे पास असासे हैं, एसेट्स हैं। किसी भी बैलेंस शीट की क्यों शबर ज़ैदी कहता है, उसको तो वाला वो अकाउंट का आदमी है, समझता है, और मेरा दोस्त है कि जिस कंपनी के $4,000 अरब के एसेट हों और उसने $200 बिलियन, टोटल हमारा कर्जा $200 बिलियन है। ठीक है, हमने कुछ बिलियन डॉलर देने हैं, तो हम तो उन असासों को गिरवी रख के, हम उन असासों को बेच के, हम उन असासों को प्राइवेटाइज करके हम तो फंड इकट्ठे कर सकते हैं। ये जो कहना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा, ये तो एमको की जन्नत वाली बात है। आप किन असासों का जिक्र कर रहे हैं जो भी गिरवी नहीं है? जी, आप किन बड़े असासों की बात कर रहे हैं कि जो गिरवी नहीं है अभी, या जिनको गिरवी रखने का प्लान है? तमाम मुल्कों में ये होता है। ये बड़े बड़े मुल्क इस वक्त अमेरिका का जो कर्जा है ना, उनकी जीडीपी का 100% है। जापान का कर्जा 110% होगा उनकी जीडीपी का। हमारा तो अभी 65% है हमारी जीडीपी का। नहीं, ये तो कर्जा लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन ये रिलेटिव टर्म है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जापान का जीडीपी के लिहाज से कर्ज बहुत ज्यादा है, अमेरिका का बहुत ज्यादा है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ भी तो देखे ना क्या है। जी हाँ, ये दुरुस्त, क्योंकि हमने पॉलिटिकल टर्माइल की ना। हमने माहौल ऐसा नहीं बनाया कि बाहर की इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आए। देखिए, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे लोग मिन्नतें कर रहे हैं, पैसा ले के आ रहे हैं। $70 बिलियन एक साल में आ रहा है, हमारे यहाँ $1 बिलियन आ रहा है। फर्क ये है, हमने माहौल नहीं, आपस में लड़ाई करके ना। शेख साहब, मुझे ये बताएं ना कि ये बजट के ऊपर तो आपके कंसर्न्स हैं ही, रिजर्वेशंस पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शंस का मामला भी है। पीपल्स पार्टी कह रही है वो इलेक्शंस के लिए तैयार है, आप लोग तैयार हैं? सवाल क्या तैयार हैं? वो पीपल्स पार्टी कहती है कि इलेक्शंस के लिए तैयार है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस कराए, हम तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं इलेक्शंस के लिए? हम इलेक्शन के लिए, मैं तो हाँ, हम इलेक्शन की बात करें तो हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं तो अपनी पार्टी पे जोर दे रहा हूँ, और मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मैं कह रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएँ। इलेक्शन के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, और इंशाल्लाह हम इलेक्शन बड़ी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। मैं खुद अभी आज भी अपने हल्के से होके आ रहा हूँ। आज हमने फ़ौज के हक़ में बहुत बड़ी रैली निकाली है। पता नहीं आपके पास वो क्लिपिंग पहुँची है कि नहीं पहुँची। पूरा इलाका जो है, पूरे लोगों में गम और गुस्सा है जो 9 मई का जो वाक़या हुआ है। और लोग, ये कोई शक नहीं कि मुश्किलात में है, ये कोई शक नहीं कि महंगाई है, लेकिन लोगों को पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही डिलीवर कर सकती है। इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं? पहले भी डिलीवर किया है, और लोगों को फेथ है, लोगों को हमारी पार्टी पे फेथ है। हुकूमत का प्लान क्या है? इलेक्शंस के लिए कब असेंबली डिसॉल्व करने जा रहे हैं? पहुंचाऊं जी मेहरबानी। व्हाट आर यू लुकिंग एट शेख साहब? हमने बहुत बड़ी रैली निकाली। शेख साहब, व्हाट आर यू लुकिंग एट? इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं?
असल में मैं फिर माजरत ही चाहूँगा, काफ़ी मुझे आवाज़ पूरी क्लियर। चले, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त के लिए। कैसे रहे तक आवाज़ ठीक नहीं पहुंच रही है। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यूनान कश्ती हादसे का जिक्र करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। 75 बरस कबल आंखों में बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए लाखों अफराद ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की थी। इस बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में तब भी हजारों अफराद लुक़मा अजल बन गए, और आज 75 बरसों बाद फिर से पाकिस्तानी नौजवानों की अक्सरियत बेरोजगारी से तंग आकर दूसरे ममालिक का रुख कर रही है और फिर से अपनी जान की कुर्बानी दे रही है। हर 2-4 माह बाद वतन अजीज से आंखों में बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए नौजवान गैर कानूनी तरीकों से बाहर का रुख करते हैं। कुछ खुशकिस्मत अपनी मंजिल पा लेते हैं, लेकिन इनमें से अक्सरियत मौत की आगोश में चली जाती है। हर बार एक सानेहा रूनमा होता है, अरबाब इख्तियार इस पर मातम खुदा होते हैं। 2-4 रोज़ बयानबाजी होती है, सख्त एक्शन लेने का ड्रामा अक्सबंद किया जाता है। दिन गुजरते हैं, मामला तब तक रफा दफा हो जाता है जब तक एक नया और इससे बढ़कर सानेहा नहीं रूनमा होता। कुछ अर्सा कबल भी तारिकीन वतन की एक कश्ती डूबी, सैकड़ों अफराद लुक़मा अजल बने। अक्सरियत पाकिस्तानी और इंडियंस की थी। हमने इसी तरह शोरो होगा किया और तब तक लंबी तान के सोए रहे कि जब तक नया हादसा नहीं हो गया। अब की बार यूनान के पानियों में 750 मुसाफिरों से भरी कश्ती सानेह का शिकार हुई है। ज़राए के मुताबिक इस कश्ती में भी 300 से 400 अफराद पाकिस्तानी थे। इस हादसे में अब तक 100 के करीब अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। 104 अफराद अभी तक जिंदा बच जाने वालों में शामिल हैं, जिनमें 12 पाकिस्तानी हैं। बच जाने वालों के बयानात इस हादसे को नया रंग दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर यह कश्ती किसी कुदरती हादसे का शिकार नहीं हुई, बल्कि इसको जानबूझकर हादसे का शिकार किया गया है। उनकी बातों में सदाकत इसलिए भी महसूस हो रही है कि पहले भी इसी किस्म के हादसात रूनुमा होते रहे हैं। इंसानी स्मगलर लाखों रुपए बटोरते हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचाने से कबल ही मुसाफिर किसी नागहानी हादसे का शिकार होते हैं और जान की बाजी। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर इस हादसे के बारे में क्या चश्मकुशा इंकशाफात कर रहे हैं। मुबैना तौर पर इन हादसों में इंसानी स्मगलर्स के साथ कोस्ट गार्ड्स और दीगर अमला भी शामिल होता है, जो एक मंसूबे के तहत तमाम काम सर अंजाम देता है। इस हादसे में भी यूनान की कोस्ट गार्ड्स का रवैया क्या रहा है, इसका अंदाजा हमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में दिए गए बयान से मालूम होता है। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखें। कल या परसों जो जुल्म किया यूनान की वहां पे कोस्ट गार्ड्स ने, कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। यूनान की पब्लिक का जो है वो ज़मीर जागा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है इस बात के। मेरा ख्याल है वक्त है, इलेक्शन से पहले हमारे पास 1.5-2 महीने हैं। इसमें जो है हमें एक मुतहिद होके हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। आज ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में बताया कि भारत समेत कई ममालिक की मईशत खराब है, मगर पाकिस्तान में रोजगार और तालीम ना होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। ये बच्चे 35 से 40 लाख देकर गए थे। ख्वाजा आसिफ ने आज माना कि मुल्क की हालात बहुत ख़राब है, जिसके बायस नौजवानों को मुनासिब रोजगार के मौके हासिल नहीं है। ख्वाजा आसिफ का बयान तस्वीर का एक रुख है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो पता चलता है कि हुकूमत के पास इन नौजवानों को देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन अपने लिए मराहत के लिए रातों रात भारी भरकम बिल पास करा लिए जाते हैं। वो मुल्क के इस निज़ाम से मायूस हो जाते हैं, और इस मायूसी के आलम में वो ऐसे भी खतरात उठाते हैं जिनमें बचने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। निज़ाम की नाइंसाफ़ी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नौजवानों के पास नौकरी नहीं, लेकिन हमारे चेयरमैन सेनेट ताहयात भारी भरकम मराहत का बिल मंजूर करा के बैठे। हासिल करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के साथ अब अहले खाना को भी निजी इलाज की सहूलत हासिल होगी, जबकि चेयरमैन सेनेट की रिहाइशगाह का किराया बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए माहाना कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट बैरून मुल्क सफ़र में ख़ानदान का एक रुकन साथ ले जा सकते हैं, जबकि चेयरमैन सरकारी जहाज़ में भी ख़ानदान के 4 अफराद को साथ ले जा सकते हैं। अब चेयरमैन सेनेट के अहले खाना भी सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने के हकदार होंगे। बरात में इजाफे के बाद चेयरमैन सेनेट 12 एहलकारों पर मुश्तमिल ज़ाती अमला भी रख सकते हैं। चेयरमैन सेनेट की मकान की तज़ीर व आराइश पर 50 लाख तक खर्च किए जा सकेंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट अब 18 लाख रुपए तक सवाबदीदी फंड्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे। नए कानून के तहत तमाम साबिका चेयरमैन सेनेट को ताहयात इजाफी मराहत मिलेंगी, जबकि 3 बरस तक चेयरमैन रहने वाले अफराद भी इजाफी मराहत के हकदार होंगे। तमाम साबिका चेयरमैन को भी अब सिक्योरिटी के लिए दर्जनों एहलकार मिलेंगे, और बैरून मुल्क सफ़र में चेयरमैन सेनेट को नायब सदर का प्रोटोकॉल मिलेगा। यही 2 तबकाती तकसीम है जिसने मुल्क को आज इस नहज पर पहुंचा दिया है, जिसे ब्रेन ड्रेन का नाम दिया जा रहा है। हर साल लाखों ज़हीन और हुनरमंद अफराद मुल्क को छोड़ रहे हैं और जान गंवा रहे हैं, जिसके बदले हम ज़ोरों शोर से यौम सियाह जबकि चुपके से अमीर के लिए बंदोबस्त करके इस बढ़ती हुई खलीज को और वाज़ेह कर रहा है। और एक गरीब आदमी, एक आम मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला अरबाब इख्तियार से इस सवाल ही करता रह जाता है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है।
प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।